गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी यह विषय में 8वीं कविता गज़ल यह देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस गज़ल कविता की तरफ जाने से पहले मैं आपको गज़ल मतलब क्या है यह समझाती हूँ। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराया जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। तो इस गज़ल कविता के कवि हैं माणिक वर्मा जी। परिचय। कवि का जन्म या इस गज़लकार का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके मतलब कवि माणिक वर्मा जी के व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। उनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। मतलब उनकी जो गज़लें या उनकी जो कविताएं हैं, उन हर कविताओं में हमें प्रेरणादायी संदेश मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि पुस्तकें आदि लेखन उन्होंने किया है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ पर इस गज़ल में गज़लकार वर्मा जी है। उन्होंने हमें अपने जीवन में हर काम अच्छे करने के लिए कहा है और यह काम अच्छे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर गज़लकार हमें इस कविता में, इस गज़ल में यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो रूप रंग है, हमारी जो सुंदरता है, तो शरीर से सुंदर दिखने के बजाय हमें अपने कर्मों से, हमें अपने कामों से, कार्यों से सुंदर दिखना चाहिए। तो आइए अभी हम अपने गज़ल की तरफ जाते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का या सुनहरा, शिखर मतलब चोटी या पर्वत भी हम कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ पर हम कवि की जगह गज़लकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक गज़ल लिखी हुई है। तो गज़लकार या कवि कहते हैं कि व्यक्ति को ऊंचा दिखावा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऊंचा सुनहरा पर्वत या शिखर बनकर दिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। इंसान को अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। अगर व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर खुद को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सोने की चमक के जैसा होने के बजाय नींव को, पत्थर को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति हमेशा कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें अपने
कर्म से दुनिया में ऊंचा दिखना है, ऊंचा उठना है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल। गजलकार कहते हैं कि जो जमीन पर धूल रहती है वह धूल हवा के झोंकों से या हवा के झोंके के साथ आगे आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। बच्चों, अगर हम देखेंगे तो यह जो धूल है यह हम अपने पैरों से उड़ा देते हैं, लेकिन यह धूल इतने सामान्य होकर भी आसमान में उड़कर अपना अधिकार आसमान पर कर लेती है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि इंसान तो इस धूल से भी कितना महान है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए कार्य या काम कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। तो बच्चों, हमें कभी खुद को हम गरीब हैं, हमसे इतनी ताकत नहीं है, हम सामान्य लोग हैं, ऐसे नहीं सोचना है, या ऐसे सोचकर हमें बैठना नहीं है। बस हमें अपने अच्छे काम इस दुनिया में करते रहना है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। गज़लकार कहते हैं कि हम अगर दूसरों को अपनी तरफ देखने के लिए दिखावा करते हैं तो वो कोई दिखना नहीं होता, अर्थात दूसरे लोग हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें और इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने जाना, यह किसी भी प्रकार की भलाई नहीं होती है। आखिर हम आदमी हैं तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने जाना चाहिए। हमारे हृदय में जो इंसानियत है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल मतलब चेहरा। कवि कहते हैं कि हमें अपनी खुद की जिंदगी बहुत सुंदर बनानी है। पत्थरों के इस शहर में, यानी कि बुराई के इस शहर में, कठोर हृदयता वाले लोग या कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी खुद की जिंदगी से संवरनी होगी, संभलनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को, अपने चेहरे को हमेशा तरोताज़ा, हमेशा फ्रेश रखे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अब यहाँ पर हर एक मतलब हर एक, जलन मतलब पीड़ा या वेदना, मोम मतलब वैक्स जिसे हम कैंडल बनाते हैं या मोमबत्ती, भीतर मतलब अंदर। गज़लकार जी कहते हैं कि मोम के अंदर यानी कैंडल के अंदर जो धागा थ्रेड होता है, आप सब लोगों ने कैंडल देखी है ना, उसमें क्या रहता है, एक धागा रहता है और वो उस धागे को हम चलाते हैं, तभी वह कैंडल हमें चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देती है। इसी तरह कवि कहते हैं कि यह जो कैंडल है उसमें जो धागा होता है वह जलता ही रहता है, परंतु दूसरों को रोशनी देता है। तो बच्चों, इस कैंडल की तरह हमें उसमें जो धागा होता है उस धागे की तरह दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम ऐसे करेंगे तभी हमें दूसरे लोगों की व्यथा, वेदना, पीड़ा
या परेशानी, दुख या एहसास होगा, तब कभी हम दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख को खुद के मन में महसूस करने लगेंगे। तो बच्चों, यह सब करने के लिए हमारे अंदर संवेदनशीलता, सहनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू मतलब रात में चमकने वाला एक कीड़ा, जिसे हम मराठी में रात कीड़ा भी कहते हैं। धुंध मतलब धुआं, कोहरा। कवि कहते हैं कि जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीड़ा जो खुद प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। हर एक व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। तो बच्चों, हमें हमेशा विपरीत परिस्थितियों में, कठिन समय में यानी अंधकार रूपी जीवन में इस जुगनू की तरह रोशनी, प्रकाश बनकर दूसरों का मार्ग प्रकाशित करना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। मर्यादा मतलब नियम, सीमा। गर मतलब अगर। गज़लकार कहते हैं कि जीवन में सभी को मर्यादा का या नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम सभी लोग आजकल दिए हुए, सरकार ने बनाए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे हाथ मुंह धोना, नाक मुंह ढकना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का हम पालन कर रहे हैं। मर्यादा के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसका उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र में जो मोती होता है, समुद्र में जो मोती होता है वह मोती बनने से पहले सीप के अंदर होता है और उसकी निर्मित सीप के ही अंदर होती है। सीप मतलब शेल, मतलब वह भी मर्यादा का, नियमों का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। तो बच्चों, अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है और अपनी मंजिल को हासिल करना है, तो हमें अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जैसे अपने पेरेंट्स की बात सुनना, उनके सपनों को साकार करना या पूरा करना, शिक्षकों ने सिखाए हुए मूल्यों को आत्मसात करना आदि। इसके लिए भी व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का भाव होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कवि कहते हैं कि जो फूलों की कली रहती है, वह अगर फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह हमें भी अपने कठिन समय में, अपने विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। और अगर हम भयभीत हो गए तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों जैसा दिखना चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में
धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तू मुझे अक्सर दिखे। अब यहाँ पर शक्ल मतलब चेहरा। गज़लकार जी कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में, इस गर्दी में कोई ऐसी शक्ल, कोई ऐसा चेहरा दिखने को मिले जिसे वह देखता है, उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस कविता द्वारा कवि माणिक वर्मा जी हमें यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर या तन की सुंदरता से ज़्यादा अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। इंसान को इंसान बनकर रहने में ही भलाई है। इंसान के पास पर दुख कातरता मतलब दूसरों के दुख को समझने का भाव होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में नियमों का पालन करना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, जीवन में हमें अच्छा काम करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें ही सभी की भलाई है। आई होप आप सभी को यह कविता समझी होगी। तो इसी के साथ आज की यह गज़ल कविता मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ।